Hello everyone, this side is Komal. Welcome to CAMS Club. In this video we are going to do activation energy of the reaction, थ्रेशोल्ड एनर्जी. इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने करना भी है नेक्स्ट वीडियो में कि कोलिजन थ्योरी के ऊपर डिटेल भी करना है, पर थोड़ा सा आपको कोलिजन के बारे में समझना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी जो रिएक्शन है, फॉर एवरी रिएक्शन, कोई भी जो रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं. आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तभी वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कब प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं. तो कहने की बात क्या ये है कि क्या जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे हर एक की वजह से क्या प्रोडक्ट बनेगा? नो, एवरी कोलिजन इज़ नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन. मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, अगर हमारा कोलिजन इफेक्टिव है तो ही प्रोडक्ट बनेगा. यानी इफेक्टिव कोलिजन की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा. इफ़ इट इज़ नॉट इफेक्टिव कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे. ठीक है, इस चीज़ को हम क्लियरली हम आगे पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी के अंदर किस तरह से है. ठीक है, तो अभी तो देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो हम क्या मैं बोल रही हूँ. एट जो रूम टेम्परेचर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं आपस में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने से दे विल चेंज इनटू प्रोडक्ट. लेकिन हर एक जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है. तो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करिए कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं दैट मीन्स कोलिजन अगर इफेक्टिव है तो ही वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे. दैट मीन्स अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो ही वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे. यानी फॉर द रिएक्टेंट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव. कोलिजन क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए. इतनी बात समझ में आई? तो देखो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि मैंने आपको इतनी बात क्लियर कराई. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है. ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है. क्लियर उतना? तो देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के लिए ताकि उनका कोलिजन इफेक्टिव हो. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, मिनिमम एनर्जी which the reactant molecules required in order to have effective collision is known as threshold energy. मैंने क्या बोला, मिनिमम एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है कोलिजन करने के लिए ताकि उनका कोलिजन जो है इफेक्टिव हो, उसे क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, तो देखिए मैं अभी लिखती हूँ, डेफिनेशन लिखने से पहले मीनिंग समझना है. मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है ताकि उनका कोलिजन क्या हो, इफेक्टिव हो, उसे क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, तो चलो लिखते हैं पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है. देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एनर्जी. ठीक है, मिनिमम एनर्जी which reactant molecules require, which reactant molecules acquire, which reactant molecules acquire in order to have effective collision, in order to have effective collision, उसे क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाएगा. ठीक है, तो देखो कितनी मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है ताकि उनके बीच का जो कोलिजन है वो क्या हो, इफेक्टिव हो, उसे क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू या थ्रेशोल्ड एनर्जी. लेकिन रूम टेम्परेचर पे सब मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि उनका कोलिजन इफेक्टिव हो. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल नॉट हैव प्रॉपर एनर्जी टू कोलाइड इन अ एफिशिएंट मैनर. ठीक है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, जो हम एनर्जी उनको सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी. ठीक है, ताकि उनकी जो एनर्जी है किसके इक्वल आ जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ जाए और वो आगे रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करें. ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उनको देते हैं ताकि उनकी जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ जाए. ठीक है, हमने क्या बोला कि रूम टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल्स के पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी प्रॉपर एनर्जी नहीं होती है कि वो कोलाइड करके
प्रोडक्ट्स में चेंज करें, यानी कि इफेक्टिवली कोलिजन हो, ठीक है, तो हम एनर्जी बाहर से सप्लाई करते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हमने जो एनर्जी सप्लाई करी इन द फॉर्म ऑफ हीट करा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट करा, ठीक है। जो हम इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि उनका कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, उसे क्या कहते हैं, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाती है फॉर, ताकि उनकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इफ़ एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट अब्जॉर्ब एनर्जी so that their energy becomes equal to the threshold energy, ठीक है, and that minimum energy is required, that minimum energy is called activation energy, that minimum energy is called activation energy। समझ में आया इतनी बात? तो देखिए मैंने क्या बोला, if reactant molecules have, if at room temperature, यही जो मैंने बोला है, if at room temperature some of molecules do not have proper energy, ठीक है, if at room temperature some of molecules do not have sufficient energy to make effective collision, extra amount of energy is supplied in the minimum, extra amount of energy is supplied in the form of heat or light, ठीक है, extra amount of energy is supplied in the form of heat and light so that their collision become effective, ताकि उनका कोलिजन क्या है, इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। that minimum extra amount of energy is required is known as activation energy, ठीक है। तो ये जो हमने the minimum extra amount of energy required so that their energy becomes equal to the threshold energy, ठीक है। that minimum energy is known as activation energy, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसी को क्या कहा जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यही चीज़ मैंने आपको बोली है, ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात। क्या बोला, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है जिस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें ताकि उनका कोलिजन इफेक्टिव हो जाए,
ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास उतनी प्रॉपर एनर्जी नहीं होती है, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है हीट और लाइट की फॉर्म में। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। इज अब्सॉर्ब लिखो, जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल in the form of heat or light so that the collision becomes effective, ठीक है। जो मिनिमम हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ जाए, उस मिनिमम एनर्जी को हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की खुद की कितनी थी, उसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी से माइनस किया, कितनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की खुद की एनर्जी थी, माइनस करने के बाद जो एनर्जी बची वो क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी। इतना क्लियर। तो अब देखिए क्या कहा हमने सब चीज़ों को मिलाकर, यही बोला कि सबसे पहले देखो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने कहा कोई भी कोलिजन कराना होता है तो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। हर एक कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, इफेक्टिव कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अगर इफेक्टिव कोलिजन कराना है तो सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव। तो क्या बोला था मैंने कि रूम टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास सफिशेंट एनर्जी नहीं होती है, तो हमने क्या दिया, एनर्जी उनको सप्लाई करी। जो हमने उसको एनर्जी सप्लाई करी, उन्होंने क्या करी, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करा इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, और उनकी जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब वो कोलिजन करने लगेंगे और प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। जो हमने मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको सप्लाई करी थी ताकि उनकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर आ जाए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी। इतना क्लियर। मैंने क्या यही चीज़ बोली, फिर मैंने लास्ट में क्या लिखा कि एक्टिवेशन एनर्जी दैट मीन्स इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यही तो हुआ, क्योंकि हमने जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको दी ताकि उनकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर आ जाए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अब समझते हैं ग्राफ के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, किसके वर्सेस, हमने एक साइड पे लिया पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। या हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ। यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी स्टार्टिंग में कुछ इतनी थी, ठीक है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कुछ एनर्जी है, ठीक है। ये जो मैंने एनर्जी बनाई ये किसकी एनर्जी है, कुछ यहाँ से यहाँ तक एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी ER लिख दें, यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो हमें एनर्जी मिली, ये जो प्रोडक्ट्स मिले, ये है रिएक्टेंट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं, हमारे ये क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको एनर्जी है ये किसकी है, इतनी एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, यानी कि मैं इसको लिख देती हूँ EP, ठीक है। EP लिख दिया। एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये एनर्जी रिएक्टेंट की है। ये एनर्जी आप ड्रॉ करके ऐसे करके देख लो, ये इतनी जो एनर्जी आई है वो किसकी है, प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ये देखो ये रिएक्टेंट की थी, ये ऐसे लाइन में ड्रॉ कर दी, ये किसकी है, प्रोडक्ट की। ये पूरी एनर्जी रिएक्टेंट की, पूरी एनर्जी प्रोडक्ट की, इतनी रिएक्टेंट की इतनी प्रोडक्ट की, ठीक है। पूरी क्या है, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक जो मैं पूरा लिखूँगी ये दैट वन इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी है इसको लिख देते हैं क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए मैंने क्या बोला, यही कहा था ना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है,
जो आपको डिस्कस किया था। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, ये यहाँ पे रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी। मैंने जो यहाँ पे ये पूरे कुछ मॉलिक्यूल्स की रूम टेम्परेचर पे सफिशिएंट एनर्जी नहीं हो सकती ताकि उनके बीच का कोलिजन इफेक्टिव हो पाए। इनके बीच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी ताकि इनके बीच का कोलिजन इफेक्टिव हो पाए, ठीक है। तो हमने उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने उनको सप्लाई करी, ये मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको दी हीट की फॉर्म में। अब मैंने जो ये इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी उनको हीट की फॉर्म में ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, दैट मिनिमम एनर्जी दैट सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, so that if energy becomes equal to the threshold energy, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहा जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं E और स्मॉल नीचे A से, ठीक है, EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। इतना क्लियर हुआ, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए यहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी में जो बीच का डिफरेंस है ना, ये देखो ये वाला डिफरेंस यहाँ से जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा H। क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। इतना क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना बोला, ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कह दिया हमने, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर जो ये चीज़ बनती है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। अभी बताती हूँ एग्जांपल के साथ क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब देखिए लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर उसे समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, आपके पास मान लीजिए AA कुछ रिएक्टेंट थे प्लस BB, ये दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किस में चेंज होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो क्या होता है, रिएक्टेंट की जो AA बॉन्ड है वो लूज होने लगती है। देखो आपको बताऊंगी, इसके बीच में ना एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। कैसे बनता है, देखो देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब AA बॉन्ड लूज होने लगती है, वीक होने लगती है, AB बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगती है, ये बॉन्ड वीक होने लगेगी, ये बॉन्ड वीक होने लगेगी, AB बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगी और ये वाली बॉन्ड क्या होने लगेगी, फॉर्म होने लगेगी। इसी तरह से ये AA बॉन्ड क्या होने लगे, AB बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होने लगेगी और ये वाली बॉन्ड क्या होने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी, ठीक है। ये जो बीच की स्टेट बनती है ना, जहाँ कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रही होती हैं, कहीं पे एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है या बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, तो बीच की जो स्टेट बनी उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशन आया, यानी कि चेंज आया, ठीक है। यानी चेंज कैसा, जिस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे उसके बीच की जो स्टेट है, ठीक है, उसे क्या कहा गया, ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या बना, एक AB ये बना, एक AB ये बना, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास AB के, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये ग्राफ के बीच में ही मैंने बना दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको मैं एक और एग्जांपल दूँ, लेट्स से आपने क्या कहा, आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं HH, एक H का मॉलिक्यूल है, H2 है, एक I2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में कोलाइड करेंगे, किस में चेंज होंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, रिएक्टेंट है। इसमें बीच में भी क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बनी, यानी कि HH बॉन्ड ब्रेक डाउन होने लगी, HI के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होने लगी, HH बॉन्ड ब्रेक होने लगी, HI के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगी। क्या है ये, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, लिख देंगे, या फिर ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या मिल गए, दो मॉलिक्यूल्स मिल गए हमारे पास HI के। समझ में आई इतनी बात। तो देखो इन शॉर्ट मैं क्या कह सकती हूँ, आई विल ब्रीफ द ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया। मैंने क्या कहा, ये एनर्जी पोजेस बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इतनी एनर्जी खुद की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की है,
और पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी हीट की फॉर्म में। तो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की थी, ये मेरी पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। मैंने इतनी एनर्जी उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। जैसे अब देखो इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए HH है यहाँ पर और II है, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ रखे हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपने एनर्जी दी सो दैट इट्स बिकम एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। किस में चेंज हुआ? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। यहाँ क्या बन गया? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, फिर नीचे जब वो नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है? ये HH बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रही है और HI बॉन्ड फॉर्म होते जा रही है। वहाँ जाते जाते प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। समझ में? इमेजिन करो ये H यहाँ, ये मैंने चीज़ यहाँ लिखी है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपने एनर्जी दी, उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हुई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, HH बॉन्ड ब्रेक डाउन होने लगी, HI बॉन्ड फॉर्म होने लगी, यहाँ से क्या आया? प्रोडक्ट्स बन गया, ठीक है। अब देखिए एक बात और, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट हम जो कहते हैं ना, बहुत ही अनस्टेबल होती है, वो अनस्टेबल होती है, तभी तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है ना अनस्टेबल है, एनर्जी ज़्यादा है इसकी, ठीक है। अनस्टेबल क्यों है? देखो आपने देखा होगा जब हमने कोई भी, मैं और भी एग्जांपल लूँ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है, वहाँ पे ज्योमेट्री लॉस्ट हो जाती है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो चीज़। अभी हम आगे फर्दर एग्जांपल भी ऐसे आएंगे, आपको क्लियर होगा, ठीक है। बीच में क्या बना? उनकी ज्योमेट्री लॉस हुई, ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया, अनस्टेबिलिटी हो गई, इंस्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी क्या हो गई? ज़्यादा, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी ली, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, बॉन्ड लूज होने लगी, कुछ बॉन्ड लूज हुई, कुछ बॉन्डिंग फॉर्म हुई, और यहाँ से धीरे धीरे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और क्या देखेंगे आप, कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो रिएक्शन बहुत स्लो है, ठीक है। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, वो रिएक्शन क्या है? फास्ट रिएक्शन है। इतना क्लियर? मैंने क्या कहा है? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि वो रिएक्शन क्या है? स्लो है, ठीक है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो रिएक्शन क्या है? फास्ट है। क्लियर? तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, वो रिएक्शन क्या है आपकी? स्लो है, ठीक है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो रिएक्शन क्या है? फास्ट है, वो तेज़ी से होगी वो, ठीक है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो रिएक्शन स्लो डाउन है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, यानी कि ये बहुत कम है, तो वो क्या रिएक्शन क्या है? फास्ट है, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब देखिए, अब यहाँ से ना ये जो डेल्टा एच है ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की तरफ चलते हैं। यहीं से आपको पता लगेगा कि एक्सो का ग्राफ है या एंडो का है और क्या फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। अब देखिए हमें डिस्कस करना था कि एक्सो और एंडोथर्मिक क्या होता है। तो देखो ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ है? तो पहले एक बार देखो, मैं लिख देती हूँ। ये जो हमने ग्राफ है, एक्सोथर्मिक ग्राफ है। यहाँ पर क्या है? एनर्जी रिलीज हुई है। वाई आई एम सेइंग दिस इज एक्सोथर्मिक? बिकॉज हेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक ग्राफ है। कैसे पता लगा? देखिए कुछ भी एग्जाम्पल लिया था ना मैंने आपको, वही चीज़ मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। मेरे पास वही रिएक्टेंट है A + BC, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या मैंने बोला? A + BC है, क्या बना? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि A, B और C कुछ इस तरह से हुआ, बॉन्ड लूज होने लगी, बॉन्ड ब्रेक होंगी, कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? AB बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी और C बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही तो होगा। तो वही मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। AB बॉन्ड क्या हो गई? AB बॉन्ड क्या हो गई? फॉर्म हो गई,
ठीक है, ए बी क्या बन गया, प्रोडक्ट, और सी बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ क्या था, ए प्लस बी सी, प्रोडक्ट में क्या बना, ए बी प्लस सी। क्लियर हुआ इतना, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मैंने इसको क्यों कहा, देखना ज़रा, एक बार आप माइनस करो, देखो डेल्टा ई यानी कि चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई यानी कि चेंज इन एनर्जी निकालना, ई पी माइनस ई आर, ई पी एनर्जी पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की इतनी एनर्जी है, रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, तो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे, यानी कि एक्सोथर्मिक ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, एक्सोथर्मिक ग्राफ है। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैं इसको रब कर रही हूँ और हम बनाते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं, अब बनाएंगे एंडोथर्मिक का ग्राफ, एंडोथर्मिक। देखिए एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपने वही चीज़ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपने ग्राफ बनाया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्या किया आपने, कोऑर्डिनेट, ये किसका था, एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। जो एंडोथर्मिक का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक ग्राफ है, ये किसकी है एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ई आर। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ई पी। ठीक है, ई पी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट, इतनी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ये जो हमने ये क्या कहा, ये क्या है, मिनिमम एनर्जी पोजेस, मिनिमम एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, और पूरी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है, यहाँ पे देखो डेल्टा ई निकालो, कितना आया, ई पी माइनस ई आर। ठीक है, ई पी ज़्यादा है, ई आर कम है, यानी कि आंसर डेल्टा ई क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो किसके केस में, एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, डेल्टा ई एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, नेगेटिव। एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इनके बीच का जो चेंज था उसे तो क्या कहते हैं, डेल्टा एच कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इसके बीच का चेंज क्या है, डेल्टा एच, और यहाँ पे भी इनके बीच का जो चेंज है वो क्या है, डेल्टा एच है। क्लियर हुआ इतना। यहाँ पर क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि जो डेल्टा एच आएगा यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, अभी बताया, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। एक्सो के केस में इस तरह से ग्राफ आता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है। एंडोथर्मिक के केस में क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है कुछ। क्लियर हुआ। ग्राफ को ध्यान से देखो, दोनों एक्सो और एंडोथर्मिक ग्राफ के ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। CO प्लस NO2 क्या बनाता है, CO2 प्लस NO। ठीक है, ग्राफ बनाओ, फिर ग्राफ से समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखिए इसका ग्राफ आपको किस तरह से ऑब्टेन्ड हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, आपको ग्राफ कुछ मिला इस तरह से, इस तरह से ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो आपके ये समझ गए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस वन इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, फॉरवर्ड। चलो पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ। ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, CO प्लस NO2 क्या बनेगा, CO2 प्लस NO। ठीक है, और बैकवर्ड साइड पे बनेगा हमारा CO2 प्लस NO गिव राइज टू बनेगा CO प्लस NO2। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए लिखा मैंने, और यहाँ से मैंने ये लिखा, नीचे वाला लिखा मैंने बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड साइड से। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने जो बनाया है, इस साइड में क्या है, CO प्लस NO2 रखा है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है,
NO2, यहाँ पे आप CO चाहे आप ऐसे लिख दो, CO है ना, ये C है, O है, प्लस NO2 है, ठीक है, CO है, NO2 है। जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, क्या होगा, ये क्या होगा आपका, CO और NO2 के बीच में, देखो यह C है, ये आपने लिख दिया O है, CO और NO2 के बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ से NO, ठीक है। इस तरह से मैंने रफ सा बनाया, ये डॉटेड में है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये यहाँ से अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये जो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होने लगेगी और CO2 बनेगा और NO बाहर निकल जाएगा, ऐसा ही तो होगा, बात समझ रहे हो। CO प्लस NO2 था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, अब क्या हुआ, यहाँ से ये चीज़ ब्रेक डाउन हुआ, मतलब ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई। ये मैंने आपको कहा था ना, ये बॉन्ड ब्रेक होती है फिर बॉन्ड फॉर्म होती है, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ से CO2 बनेगा और NO बनेगा। ये तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये फॉरवर्ड। ये जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपके है एक्टिवेशन एनर्जी आपकी किसकी है, बैकवर्ड रिएक्शन की, यानी EA बैकवर्ड लिख दो आप, ठीक है, EA बैकवर्ड। ये क्या है, EA फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए आप मानो ये क्या है, डेल्टा H है, इसके बीच का जो चेंज आया वो क्या आया, डेल्टा H। यानी कि मैं आपको कुछ भी देखो, यानी कि मैं आपको ऐसा कह सकती हूँ कि बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस डेल्टा H, सॉरी प्लस डेल्टा H। बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड प्लस डेल्टा H। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ से इस साइड से जब हम फॉरवर्ड साइड में गए हैं, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, CO प्लस NO2 से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ से ये बॉन्ड अब क्या होगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से C और CO प्लस NO2 था, O इसके साथ मिला, CO2 बनेगा और NO बन गया, ठीक है। बॉन्ड की कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगी, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगी, यहाँ से CO2 बनेगा और NO, ये CO2 और NO बना। इसी तरह से बैकवर्ड साइड से जब आप जाओगे, CO2 प्लस NO रिएक्ट करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ये वाले CO बन गया और NO2 बन गया। ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कम है। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड किसके बराबर है, फॉरवर्ड प्लस डेल्टा H के बराबर है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस फॉरवर्ड प्लस डेल्टा H। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस एंड दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज दिस, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है रिएक्शन का, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की आपको दी गई है 150, कितनी दी है, 150 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दी है 260 किलो जूल्स पर मोल। बनाना ज़रा, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपने कुछ बनाई किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की है, उसने 150 दी, EA फॉरवर्ड लिख दूँ मैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है, बैकवर्ड की है, मैंने लिख दिया EA बैकवर्ड। क्लियर। इसकी जो ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी 150 थी, मैंने बना दी, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इस तरह से बना दिया। अब देखो इस तरह का ग्राफ कहाँ था, कौन से के लिए था, एक्सो के लिए था या एंडो के लिए था। ये जो डेल्टा H क्या आएगा, पहली बात तो ऐसा ग्राफ एक्सो के लिए था। एक्सोथर्मिक के केस में क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है ना, नेगेटिव आती है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट माइनस अब रिएक्टेंट है ना, ये आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल्टा H क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा एक्सो के केस में। नेगेटिव आएगा तो आपका ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया। अब तो बात ये है ना कि या तो B आना चाहिए या तो D आना चाहिए। अब आप देखिए ज़रा किसका क्या आएगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी आपका नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है, या तो B आएगा या तो D आएगा। तो आपने फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस किया तो आपका क्या है, 150 माइनस 260, यानी कि कितना हुआ, -110। आपके पास डेल्टा H कितना आता है, -110। एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, ग्राफ को देखते ही समझना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इतना था, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का ज़्यादा था, डेल्टा H। ये ग्राफ जो हमारा बना एक्सो के लिए बना, यानी दो ऑप्शंस तो कट हो गए,
नेगेटिव वाले बचे बी या डी, बी और डी में से कौन सा आ सकता है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, 150 माइनस 260 यानी कि -110। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर? तो यहाँ तक हमने एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट कर लिया। एक न्यूमेरिकल भी किया इसी चीज़ को समझने के लिए कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। इतना क्लियर हुआ? कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, and if you like this video then you can subscribe my channel. Thank you.